हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही है। तो आज हम लोग मौर्य वंश का पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 1 में मैंने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में बता दिया था और पार्ट 3 में अशोक के बारे में बताया था। अशोक के बारे में, अशोक के अभिलेख के बारे में और अशोक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे मैंने करा दिया है। आज पार्ट 3 में हम लोग मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था को देखेंगे। मौर्यकाल के प्रमुख अध्यक्ष कौन थे, किस विभाग के अध्यक्ष कौन थे, ये देखेंगे। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था को देखेंगे कि सैनिक व्यवस्था कैसी थी, और मौर्यकालीन वास्तुकला को देखेंगे। तो इससे संबंधित मौर्य वंश से संबंधित मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, मौर्यकाल के प्रमुख अध्यक्ष, मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था और मौर्यकालीन वास्तुकला को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था को देखते हैं। तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था और इस और 1/6 से लेकर 1/4 भाग जो होता था, मतलब कृषि से जो पैसा मिलता था, मुद्रा मिलती थी, उसका 1/6 से लेकर 1/4 भाग जो होता था तो उसे कर के रूप में राजस्व को देना होता था। मतलब राजा के उसमें राजा को देना होता था। तो राजस्व विभाग में जाता था उनका 1/6 से लेकर 1/4 बटे भाग जो होता है, 1/6 से लेकर 1/4 भाग जो होता था उनकी आमदनी का, तो वो राजस्व को देना होता था, जो प्रत्येक व्यक्ति को देना होता था। और इनके अर्थव्यवस्था के लिए जो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार होते थे। तो मौर्य वंश में जो है तो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार होते थे। तो इनको काफ़ी अर्थव्यवस्था में काफ़ी अच्छी मदद मिलती थी। और इनका प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। व्यापार में मुद्रा का प्रयोग किया जाता था। व्यापार में मुद्रा का प्रयोग किया जाता था जिससे लोग मुद्रा इकट्ठा करते थे, और जितने भी ये मुद्रा इकट्ठा करते थे उसका 1/6 से लेकर 1/4 भाग जो होता था तो वो राजस्व को देते थे कर के रूप में। और मौर्य वंश में टैक्स चोरी करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था, क्योंकि यहाँ टैक्स अगर किसी चोरी कर लेता था तो उसे मृत्यु दंड का प्रावधान था, इसलिए वहाँ टैक्स चोरी के बहुत ही कम चांस रहते थे। व्यापार के लिए भरौच बंदरगाह प्रमुख था। तो भरौच बंदरगाह कहाँ है? वर्तमान में गुजरात में। तो भरौच बंदरगाह जो था तो प्रमुख था। तो वहीं से जो वहाँ का निर्यात होता था, व्यापार बाहरी निर्यात होता था व्यापार के लिए, तो वो भरौच बंदरगाह से ही होता था। तो भरौच बंदरगाह का जिक्र मिलता है मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में। तो ये रहे मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और मौर्यकालीन के प्रमुख अध्यक्ष को देखते हैं कि किस विभाग के अध्यक्ष का क्या काम होता था। तो जो शुल्काध्यक्ष होते थे, शुल्काध्यक्ष का व्यापार से प्राप्त कर एकत्रित करना होता था। क्योंकि मैंने बताया अर्थव्यवस्था में कि 1/6 से लेकर 1/4 भाग राजस्व को देना होता था, तो उसको कौन रखता था? शुल्काध्यक्ष व्यापार से प्राप्त कर को एकत्रित करता था। तो उसका किसका काम था? शुल्काध्यक्ष का काम था कर एकत्रित करना। पौत्वाध्यक्ष का काम क्या था? माप तौल के मान को नियंत्रित करने वाला जो होता था उसे पौत्वाध्यक्ष कहते थे। सूत्राध्यक्ष वस्त्र उद्योग मंत्री को सूत्राध्यक्ष कहते थे। सूनाध्यक्ष चर्म उद्योग का अध्यक्ष को सूनाध्यक्ष कहते थे। लक्षणाध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष जो होता था उसे लक्षणाध्यक्ष कहते थे। और घोड़ों की देखभाल करने वाले को अश्वाध्यक्ष कहते थे। और हाथियों की देखभाल करने वाले को हस्त्याध्यक्ष कहते थे। और अकाराध्यक्ष खान मंत्री को कहते थे। और सीताध्यक्ष होता था तो कृषि विभाग से संबंधित था सीताध्यक्ष। तो ये प्रमुख अध्यक्ष थे मौर्यकाल के, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था को देखते हैं। तो सैन्य व्यवस्था यहाँ की कैसी थी? तो यूनानी इतिहासकार के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सेना थी, 30,000 अश्वारोही मतलब घोड़े से जाते थे उनके सेना, 9,000 गज सेना मतलब हाथियों वाली सेना, और 8,000 रथ सेना जो रथ से जाती थी। तो यूनानी साहित्यकार के अनुसार ये चंद्रगुप्त मौर्य की जो है तो सेना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछता है यूनानी इतिहासकार के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सैन्य व्यवस्था को बताइए। तो आपको ध्यान में रखना है 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 अश्वारोही मतलब घोड़े वाली सैनिक,
9,000 गज सेना मतलब हाथियों की सेना और 8,000 रथ सेना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 8,000 रथ सेना। मेगास्थनीज के अनुसार सेना की देखरेख के लिए अलग से विभाग था। जो मेगास्थनीज थे उनके अनुसार जो है तो सेना की देखरेख के लिए अलग से एक विभाग था। इस विभाग में 30 सदस्य थे, तो ऐसा माना जाता है। और मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था में उच्च अधिकारी को महामात्रा कहा जाता था। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा उच्च अधिकारियों को मौर्यकाल में क्या कहा जाता था, तो महामात्रा, आपको ध्यान में रखना है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और मौर्यकालीन वास्तुकला से संबंधित देख लेते हैं। यहाँ की मौर्यकालीन व्यवस्था से महत्वपूर्ण बिंदु जो है देखते हैं। तो मौर्यकाल में लकड़ी के भवन हुआ करते थे। लकड़ी के भवन यहाँ मिले हैं, लकड़ी के भवन हुआ करते थे। पत्थर के कुशल कारीगर हुआ करते थे। पत्थरों से विभिन्न प्रकार के कलाकृतियों का निर्माण किया करते थे मौर्यकालीन में। अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप का निर्माण कराया है। अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप का निर्माण कराया, जो सबसे बड़ा स्तूप था। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहीं से ऑब्जेक्टिव पूछ जाते हैं डायरेक्ट आपके परीक्षाओं में। अशोक ने उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया, जो 4 पत्थरों के शेरों की चारों ओर मुख करके रखा गया है। तो आपने अशोक स्तंभ को देखा ही होगा, जो वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। वहाँ अगर सामने से देखा जाए तो वहाँ 3 शेर ही दिखाई देते हैं, जबकि वास्तव में वहाँ 4 शेर होते हैं। एक सामने की ओर, एक बाएं, एक दाएं और एक पीछे की तरफ होते हैं। तो अगर सामने से कोई देखता है तो 3 ही शेर दिखाई देते हैं, जबकि वास्तविक रूप से उसमें 4 शेर होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी अशोक स्तंभ को बनाया गया है। भारत का वर्तमान में जो राष्ट्रीय चिन्ह है वही अशोक द्वारा बनवाया गया था उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये रहते मौर्यकालीन वास्तुकला। और मौर्यकाल ऐसे समाप्त होता है, पार्ट 3 भी समाप्त होता है। मौर्यकालीन से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन जो आपको परीक्षाओं में पूछता है तो मैंने करा दिया है। तो आप लोग फीडबैक में बता दीजिएगा कि 1, 2, 3 जो तीनों पार्ट है तो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।